आगे देखिए, अगली रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से एल्किल हैलाइड हमें बनाना है। तो पहला तरीका है एडिशन ऑफ HX। HX मतलब हेलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड में हम इनको कह सकते हैं। HX होता क्या है वो आप जानते ही हैं। HF, HCl, HBr, HI चारों जो है हमारे हेलोजन अम्ल कहलाते हैं। तो इनको हमें एल्कीन पर जोड़ करके एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है। तो एल्कीन की बात करें तो एल्कीन जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, वो हमें याद रखनी है। एल्कीन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, पहला प्रकार है सममित एल्कीन यानी सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरी जो है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। हिंदी में सिमेट्रिकल को हम बोलते हैं सममित एल्कीन और अनसिमेट्रिकल को हम बोलते हैं असम्मित एल्कीन। तो ये सम्मित और असम्मित एल्कीन होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है सम्मित और असम्मित एल्कीन का, तो वो समझ लेते हैं रिएक्शन को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो सम्मित एल्कीन का मतलब होता है कि जब डबल बॉन्ड से जुड़े, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े दोनों समूह समान हैं तो उसको हम बोलेंगे सम्मित एल्कीन, और यदि वो समान नहीं हैं तो उनको हम बोलेंगे असम्मित एल्कीन। जैसे कि एग्जाम्पल एथीन ली गई है, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम यदि चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस CH2 और डबल बॉन्ड CH2 में यानी दो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग करके लिख दिया, और दो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड का, इससे दो समूह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस वाले कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी दोनों समूह कैसे हैं, बिल्कुल एक समान हैं। एक समान है तो यानी एथीन जो है वो हमारी सम्मित एल्कीन कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल बन जाता है, जिसे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ मैंने ये CH ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसमें देखें ये हमारे दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन हो गए। तो देखो, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक तो क्या जुड़ा हुआ है आपका H जुड़ा हुआ है, और दूसरा यहाँ क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है। दूसरा देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन से समान समूह जुड़े हैं, तो यानी हम कह सकते हैं ये भी एक सम्मित एल्कीन है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ CH2 कर दूँ तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे तो जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन, जबकि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है, यानी अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गए तो इसको हम बोलेंगे असम्मित एल्कीन, ठीक है। तो देखो, यदि क्वेश्चन में हमारे लिए सम्मित एल्कीन हो, जैसे कि दे रखी है एथीन सम्मित एल्कीन होती है, और रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हमने लिया है HCl। तो HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या करना है, HCl का H और Cl जोड़ना है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, ठीक है। तो यहाँ हम किसी भी कार्बन, यहाँ चाहो तो अब इस वाले CH2 पर या इस वाले CH2 पर, ठीक है, यानी कैसे भी आपका मन किया, आपने इस पर जोड़ दिया H और इस पर क्या जोड़ दिया Cl, तो क्या बन गया CH3, ये क्या हो गया CH2 और ये क्या हो गया Cl हो गया, जोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि मैं ये चाहूँ कि नहीं, मैं तो इस वाले कार्बन पे तो H जोड़ना चाह रहा हूँ, इस वाले कार्बन पे Cl जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यदि सम्मित एल्कीन होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं उनको आप कैसे भी जोड़ सकते हो। बस करना क्या है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं उनमें से किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दोगे और दूसरे कार्बन पर हेलोजन जोड़ दोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ बन गया CH3 CH2 Cl, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्यों जोड़ सकते हैं, कैसे बना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो HCl है हमारा HCl, तो HCl में हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है हमारा वो नेगेटिव होता है, ठीक है। HCl में
H तो आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और Cl आपका कैसा है, नेगेटिव है, इसमें माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ एथीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटा। अब पाई बॉन्ड टूटा, मान लो कि आपने पाई बॉन्ड का जो कार्बन है वो इस वाले CH2 की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो CH2 है, इस CH2 पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डबल बॉन्ड किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में, और ये वाला जो CH2 है इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। HCl में H पर पॉजिटिव है, Cl पर नेगेटिव है, तो ये जो Cl है वो तो इससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला, जो H पॉजिटिव है वो इस पर जुड़ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मिलकर के क्या हो गया, कितने हाइड्रोजन हो गया अब इस पर, 3, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये बन गया Cl। तो CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड बन रहा है जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे हैं। समझ में आ गया किस प्रकार से जुड़ता है। अब यदि मैं चाहूँ कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के इधर ना ले जा करके हम कहाँ ले जाएं, इस वाले डबल बॉन्ड, इस वाले CH2 पर ले जाएं, तब क्या होगा। ठीक है, देखो कि अब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम इस वाले CH2 पर ले जाएं तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में CH2, ये सिंगल बॉन्ड बदल गया CH2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव वाले कार्बन पर। Cl नेगेटिव है तो वो कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले कार्बन पर, तो ये बन जाएगा। तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, Cl CH2 CH3 ना, मतलब तो वही है, यहाँ से पढ़ेंगे। ये क्या बन गया, CH3, ये क्या हो गया, CH2, ये क्या हो गया, Cl। तो CH3 CH2 Cl, पहले भी क्या बना था, CH3 CH2 Cl। तो आपने किसी भी तरीके से पाई बॉन्ड को तोड़ा, किसी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन हेलोजन को जोड़ दिया, तो हमने क्या देखा, सेम उत्पाद बनता है। ठीक है, तो सममित एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन यदि असम्मित एल्कीन है तो असम्मित एल्कीन की रिएक्शन जब आप हैलोजन अम्ल से करवाओगे, यानी कोई भी आपको असम्मित एल्कीन दिख गई, जैसे कि इसमें प्रोपीन दी हुई है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, असम्मित क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े समूह समान नहीं है। ये आपको पहचान करने का तरीका है। और हैलोजन अम्ल के रूप में हमारे लिए क्या दे रखा है, HBr दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, H और Br को कहाँ जोड़ना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, यानी CH और CH2, CH और CH2 इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनमें से किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसी एक कार्बन पर Br जुड़ेगा। अब कैसे जोड़ें, क्या किसी पर भी जोड़ दें, तो आंसर नहीं, ऐसा हम यहाँ पर नहीं कर सकते। यदि असम्मित एल्कीन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी मन मर्जी चले और हम किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन को जोड़ दें। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि असम्मित एल्कीन हो और कोई भी हैलोजन अम्ल हो तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हेयर दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, तो इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाता है मार्कोनिकॉफ्स, लेकिन बुक में आपको हिंदी की में ऐसे लिखा मिल जाएगा मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार रिएक्शन होगी, कब होगी, जब असम्मित एल्कीन हो और हैलोजन अम्ल दे रखा हो। ठीक है, अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, तो देखो ये नियम क्या कहता है कि इस नियम में, ठीक है, क्या होगा कि जो भी अपने पास में अभिकर्मक है, अभिकर्मक क्या है, अभिकर्मक है हमारा HBr। अब HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। तो इस अभिकर्मक में देखो पॉजिटिव भाग भी होता है, नेगेटिव भाग भी होता है। यदि हाइड्रोजन है तो वहाँ हाइड्रोजन तो पॉजिटिव भाग होगा, और जो हमारा हेलोजन है वो कौन सा भाग होता है, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला भाग होता है वो हमेशा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ेगा
जिस पर हाइड्रोजन कम संख्या में जुड़े हों। ठीक है, दोबारा सुन लो। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि अभिकर्मक का माइनस वाला भाग जो है वह डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल जो है वो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले रखा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1। तो इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो मैं इससे क्या जोड़ना चाह रहा हूँ? मैं जोड़ना चाह रहा हूँ HBr। Br पे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो ये Br माइनस कहाँ जुड़ेगा? जिस पर 1 हाइड्रोजन है या जिस पर 2 हाइड्रोजन है? तो हमें कम वाले पर जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो Br तो इस CH पे जुड़ेगा और जो H बचा वो दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? तो देखो, यहाँ हमने क्या किया, तो ये जो Br है, ठीक है, Br पे क्या होगा? नेगेटिव, H पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमें Br कहाँ जोड़ना है? जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो Br जो है वो किस पे जुड़ेगा? CH पे जुड़ेगा। H जो है वो किस पे जुड़ जाएगा? CH2 पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार ये जुड़ेगा। तो कहने का मतलब, अब यदि आप पाई बॉन्ड को सोचें कि पाई बॉन्ड तो यहाँ भी टूटेगा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएंगे, यानी पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा? तो आपको इस CH पर पॉजिटिव लाना है, प्लस का चिन्ह लाना, तभी तो Br माइनस जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? CH2 की तरफ जाएंगे। CH2 की तरफ जाएंगे तो CH2 पे आ जाएगा माइनस और CH पे आ जाएगा प्लस। तो Br माइनस जो है वो इस CH पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, और जो H प्लस है वो इस CH2 पर जुड़ जाएगा। तो ये CH2 किस में बदल जाएगा? CH3 में। तो इस तरीके से प्रोपीन पर जो HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH Br और CH3। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। तो ये हो गया 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एल्किल हैलाइड कौन सा है? 2 डिग्री। ठीक है, कौन सा एल्किल हैलाइड है? 2 डिग्री है। ठीक है, Br किससे जुड़ रहा है? CH से, और CH से कितने कार्बन जुड़ने हैं? 2। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हो गया? 2 डिग्री। तो मार्कोनिकॉफ के नियम से हमेशा कौन से एल्किल हैलाइड बनते हैं? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगली कंडीशन है कि यदि ये रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में यानी उपस्थिति में हो। ठीक है, परऑक्साइड की उपस्थिति में हो, मतलब ये जो आपको रिएक्शन दिख ही रही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अब यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं है, किसी की उपस्थिति में नहीं करवाई गई है, लेकिन यदि ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करवाने के लिए बोल दिया जाए आपसे? परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाने के लिए बोल दिया जाए, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि परऑक्साइड लिख रहा है तो रिएक्शन विल बी कंप्लीट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। अब ये कौन सा नियम है? अरे कुछ नियम नहीं, अभी बताया मार्कोनिकॉफ का जो नियम है, एंटी का मतलब उसका उल्टा। तो यानी इस नियम में क्या होगा कि कोई भी जो अपना हैलोजन अम्ल है उसका जो माइनस वाला भाग है वह डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन अधिक संख्या में जुड़े हों। ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है। यदि आप कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जोड़ रहे हो तो मार्कोनिकॉफ का नियम, और अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जोड़ रहे हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखें
तो जैसे कि एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, ठीक है। और क्या जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो HBr में H तो है प्लस और Br है माइनस, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है, तो ये रिएक्शन परऑक्साइड की उपस्थिति में हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ये परऑक्साइड आ गया ना, तो मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा करना है, मतलब Br माइनस जो है वह उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब जो Br है वो किस पे जुड़ेगा, CH2 पे जुड़ेगा, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Br, और H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो एक और H बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा CH2, और डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। प्रोपिल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और जो कि कैसा एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री। तो हमेशा याद रखें मार्कोनिकॉफ के नियम से 2 डिग्री उत्पाद बनता है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से 1 डिग्री उत्पाद बनता है, ठीक है। और देख लें इसमें, रिएक्शन विल बी कंप्लीट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे कि एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ले रखी है दोबारा से, असम्मित एल्कीन है, HBr के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ हमने क्या ले लिया, परऑक्साइड। ऊपर जो है वो परऑक्साइड नहीं था, परऑक्साइड जैसे ही आ गया तो उल्टा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें Br कहाँ जोड़ेंगे, Br CH2 पर जोड़ेंगे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पर जोड़ेंगे। अब हाइड्रोजन तो CH3 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही फोकस रखना है। CH3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखेंगे। जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहीं पर अपना Br Cl I वगैरह जो है जोड़ते हैं, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में हम Br ही लेंगे, ठीक है। Br को हमने ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जोड़ दिया तो ये बन गया CH3 CH2 Br, नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। नोट क्या है, खरास इफ़ेक्ट। अब ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है इसको खरास इफ़ेक्ट यानी खरास प्रभाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरास प्रभाव, ठीक है। अब खरास क्या है, तो ये कुछ नहीं है भाई, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो ये FL खरास नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रभाव जो है देखा था, उन्हीं के नाम पर इसको खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जो है, इसको हम प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं हिंदी में, इसको खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कह रहा है नोट हमारा, खरास इफ़ेक्ट सो ओनली बाई HBr, यानी ये जो खरास प्रभाव है वो केवल और केवल HBr के द्वारा दिखाया जाता है और किसी के द्वारा नहीं। क्यों, बिकॉज, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने बिकॉज HCl। अब यदि हम बात करें HCl की, तो देखो HCl बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, एंथैल्पी आएगा वो यहाँ रह गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाई, ठीक है। बॉन्ड मतलब बंद, डिसोसिएशन मतलब वियोजन, तो बंद वियोजन एंथैल्पी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो डोंट गिव फ्री रेडिकल, यानी मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक नहीं देता है, ठीक है। समझो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो हमने एंटी मार्कोनिकॉफ वाली रिएक्शन पढ़ी है परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये जो रिएक्शन है वो मुक्त मूलक के द्वारा होती है। इसमें क्या बनता है, मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनता है, तब जाकर के ये रिएक्शन होती है। अब HCl हमने ले रखा है, तो इनके बीच का जो बंध है इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंध वियोजन एंथैल्पी, जिसका मान बहुत ज़्यादा होता है। ये टूटेगा ही नहीं बंध। अब जब ये बंध टूटेगा नहीं तो मुक्त मूलक कहाँ से बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे नहीं, मुक्त मूलक नहीं बनेंगे तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। HBr की बात करें तो HBr की बंध वियोजन एंथैल्पी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है।
HBr की बंद वियोजन एंथैल्पी कम होती है वह आसानी से टूट जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और क्या बना लेगा, Br मुक्त मूलक बना लेगा, रिएक्शन करा देगा। ठीक है, HI क्यों नहीं लेते, तो देखो अब HI की बंद वियोजन एंथैल्पी और भी कम होती है, तो यहाँ क्या होगा, ये बंद आसानी से टूट जाएगा, I मुक्त मूलक बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये जो I मुक्त मूलक होता है वह एल्किल ग्रुप से रिएक्शन करने के बजाय आपस में रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, आयोडीन बना लेंगे, तो जिससे कि रिएक्शन आगे होगी ही नहीं। तो इस तरीके से टोटल रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो रिएक्शन है वो केवल और केवल HBr ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखें आगे। नेक्स्ट है इसमें अगला तरीका है एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने का, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो इसमें हमें क्या करना है, तो एडिशन मतलब जोड़ना है, हेलोजन मतलब हेलोजन। ठीक है, हेलोजन का मतलब यहाँ हमारा X2 है, यानी Cl2 Br2 और I2, इनसे रिएक्शन करवाएंगे, ये हमें जोड़ देना। ठीक है, तो देखो इसमें एल्कीन का एग्जांपल लिया है, इसमें एथिन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2। हम Cl2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने किससे रिएक्शन करवाई है, Br2 से। और यहाँ माध्यम के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, CCl4। तो CCl4 माध्यम की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जा रही है। तो डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन सिंपल है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर आपको जोड़ देना है। एडिशन का मतलब ये जोड़ना। तो इसमें आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। कितने Br हैं, 2, 1 Br, इसको दे दो 1 Br, इसको दे दो। तो यहाँ डाई हेलोजन जो है बनते हैं। पढ़ाया था आपको शुरू में मोनो हेलोजन और डाई हेलोजन। तो डाई हेलोजन उत्पाद बनेंगे। 1 Br आप इस CH2 को दे दोगे, 1 Br आप इस CH2 को दे दोगे। तो इस तरीके से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब यूज क्या होता है इस रिएक्शन का, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में उपयोग में लाई जाती है। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी हम इस रिएक्शन से ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो कार्बनिक यौगिक है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं अथवा नहीं। कैसे कि यदि हमारा कोई भी कार्बनिक यौगिक है अज्ञात, हमें नहीं मालूम उसमें डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या है, ठीक है, यानी वो संतृप्त है या असंतृप्त है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें ब्रोमीन विलयन डालेंगे। अब ब्रोमीन को हमने किस में घोल रखा है, CCl4 में घोल रखा है। तो ब्रोमीन जो विलयन होता है उसका रंग क्या होता है, लाल रंग। ठीक है, यदि हमारे कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी वो असंतृप्त होगा, तो वो रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, डाई हेलोजन बना लेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डाई हेलोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस। ठीक है, तो हमें क्या होगा, कैसे पता पड़ जाएगा, यदि आपने ब्रोमीन के विलयन में कार्बनिक यौगिक को डाला और ब्रोमीन के विलयन का लाल रंग ख़त्म हो गया, तो ये सीधा इंडिकेट करता है, बताता है कि हमारा कार्बनिक यौगिक कैसा, असंतृप्त है, यानी अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है आपकी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन बनाने की, वो है फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन से हमें बनाना है। ठीक है, एल्केन मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका यूज करके। और ये जो अभिक्रिया होती हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया का एक प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इस अभिक्रिया में एल्केन में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। किसके द्वारा होता है, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल के द्वारा होता है, इसलिए इसको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल ले रखा है एल्केन में, जिसकी मैथेन CH4। अब मैथेन की अभिक्रिया Cl2 से करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन, ये हमें याद रखनी है, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट।
ठीक है। मुक्त मूलक वाली अभिक्रियाएँ होती हैं वो हमेशा सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होंगी। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, देखो CH4 है, तो CH4 को मैं ऐसे लिख दूँ CH3 और H, किससे रिएक्शन करवा रहे हो, Cl2, ठीक है। तो ये जो अपने पास में एल्केन और क्लोरीन हमने लिया है, तो रिएक्शन में क्या होगा, तो मुक्त मूलक बनेंगे। तो यहाँ समांश विखंडन होता है, तो ये वाला बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यानी ये मुक्त मूलक बन जाएगा, ये मुक्त मूलक बन जाएगा। ऐसे यहाँ से ये बंध टूटेंगे और ये भी मुक्त मूलक बना लेंगे, ठीक है। तो ये H मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक ये मिलकर तो क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और CH3 मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक ये मिलकर के क्या बना लेंगे, CH3Cl। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, ठीक है। पहले क्या था, CH4 था, CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दिया, किसके द्वारा हटा दिया, Cl के द्वारा हटा दिया, और क्या बन गया, CH3Cl बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो इस तरीके से हमें सिंपल ऐसे याद रखना है, वो आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे मुक्त मूलक बनता है और कैसे हटते हैं, आगे भी यही क्रम जारी रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कोई भी एल्केन आपको दिख जाए, Cl2 यानी कोई भी हैलोजन दिख जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करनी है, हाइड्रोजन एक कम कर देना है और उस हाइड्रोजन की जगह पर जो भी हैलोजन दे रखा है वो जोड़ देना है। जैसे Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या रह गया, CH3, अब जो हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया, Cl, तो क्या बन गया, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है, क्या होता है कि ये मिथाइल क्लोराइड और भी आगे चलता रहता है, यानी ये एक और Cl2 के संग में रिएक्शन करेगा, वापस से एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, किसके रूप में हट जाएगा, HCl। एक हाइड्रोजन आपने कम कर दिया तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2, तो ये क्या बन गया, CH2। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन निकलेंगे तो वहाँ पर क्या जुड़ते चलेंगे, Cl की संख्या बढ़ती चलेगी। तो पहले Cl कितना था, 1, अब Cl कितने हो गए, 2, तो यहाँ क्या बन गया, CH2Cl2 बन गया, ठीक है। CH2Cl2 का नाम क्या होता है, सामान्य नाम मेथिलिडीन क्लोराइड। कौन सा एलाइड है ये, जैम डाई एलाइड या विश डाई एलाइड, ठीक है। तो देखो दोनों Cl एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये कौन सा है, जैम डाई एलाइड। और जैम डाई एलाइड के नाम के पीछे हम क्या जोड़ते हैं, इडीन। कितने कार्बन है, एक, तो मैथिल, और पीछे जोड़ दिया इडीन, तो मैथिलिडीन, और Cl के लिए क्लोराइड, तो मैथिलिडीन क्लोराइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाएं। फिर वापस आगे एक और Cl2 रिएक्शन करेगा, एक और हाइड्रोजन हमारा किस फॉर्म में निकल गया, HCl के फॉर्म में। एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या बन गया, CH, और हाइड्रोजन कम होगा तो क्या बढ़ेगा, Cl। तो 2 Cl ऊपर हैं, अब Cl कितने हो जाएंगे, 3, तो क्या बन गया, CHCl3। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। वापस से अभी एक और हाइड्रोजन है, एक और बार Cl2 से रिएक्शन होगी और बाकी का जो हाइड्रोजन बचा है वो भी बाहर हो जाएगा HCl के फॉर्म में ही। और क्या बचेगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा C, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बढ़ेगा, Cl, तो 3 Cl थे, अब 4 हो गए तो CCl4। तो ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखें आप क्लियर। तो CH4 Cl2 से रिएक्शन करवाई, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH3Cl बन गया। फिर एक और Cl2 से रिएक्शन करवाई, फिर से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, हो गया CH2, एक Cl बढ़ा दिया तो Cl2 यानी CH2Cl2। तो मेथिलिडीन क्लोराइड इसका नाम होता है। ये आगे एक और Cl2 से रिएक्शन करता है, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, CH, और एक Cl बढ़ जाएगा तो Cl3, तो CHCl3 बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है, HCl के रूप में निकल जाएगा, एक Cl बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन था वो भी निकल गया, तो ये हो गया C, और कितने Cl हो जाएंगे, 4, तो CCl4। CCl4 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये है मैथेन के साथ में। देखें, ये प्रोपेन की रिएक्शन Cl2 से करवाते हैं, तो यहाँ ये जो Cl है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 कार्बन से करता है,
एक CH3 से और एक CH2 से। जब CH3 से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो ऐसी कंडीशन में इस CH3 में एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह Cl आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है। और जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन CH2 से किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वह हमारा उत्पाद बनता है। ठीक है। तो प्रोपेन की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं, 2 उत्पाद बनते हैं, एक 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, एक 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। 1 क्लोरो माइनर होता है यानी कम मात्रा में बनता है, 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर होता है यानी अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए, क्योंकि जब 1 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है उस दौरान क्या बनेगा, मुक्त मूलक, क्योंकि ये रिएक्शन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से होती है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन में जो मुक्त मूलक बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 मुक्त मूलक। तो ये हमारा कौन सा मुक्त मूलक होता है, 1 डिग्री मुक्त मूलक। और जो 2 क्लोरोप्रोपेन होता है उसमें जो मुक्त मूलक बनता है CH3 CH मुक्त मूलक CH3 ये बनता है। और ये कौन सा मुक्त मूलक होता है, 2 डिग्री मुक्त मूलक होता है। ठीक है। अब जो मुक्त मूलक अधिक स्थायी होगा वह अभिक्रिया में अधिक मात्रा में बनेगा। मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा स्थायी 3 डिग्री। तो अब क्लियर है, क्योंकि 2 डिग्री अधिक स्थायी है इसलिए यही अभिक्रिया में अधिक मात्रा में बनता है, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो अधिक मात्रा में बनता है। आगे देखें, एल्केन और हैलोजन जो हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले एल्केन की बात की जा रही है, एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है। तो जो भी एल्केन आपको दे रखा है उसमें से 3 डिग्री एल्केन अधिक स्थायी होता है, उससे कम 2 डिग्री एल्केन होता है और उससे कम 1 डिग्री एल्केन होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 3 डिग्री एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना ज़्यादा आसान है। क्यों है ज़्यादा आसान 3 डिग्री एल्केन से, क्योंकि 3 डिग्री एल्केन से जब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो यहाँ जो मुक्त मूलक बनता है वो 3 डिग्री मुक्त मूलक होता है। 2 डिग्री एल्केन में से हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, और 1 डिग्री एल्केन में से हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि 3 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री से कम स्थायी होता है 1 डिग्री। ठीक है। तो ये मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम है। तो सिंपल है कि जो 3 डिग्री एल्केन है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। ठीक है। अब हैलोजन में बात करें, हैलोजन में क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो जो फ्लोरीन है F2 उसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, फिर उससे कम Cl2 की, उससे कम Br2 की और उससे कम I2 की क्रियाशीलता होती है। ठीक है। अब फ्लोरीन की क्रियाशीलता ज़्यादा होने का कारण क्या है, तो देखो फ्लोरीन में बात करें, फ्लोरीन यानी F2। अब फ्लोरीन का आकार कैसा होता है, छोटा। छोटा होने की वजह से फ्लोरीन पर जो लोन पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, पास में होते हैं। तो जिसकी वजह से इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल कैसा लगता है, अधिक लगता है। इस प्रतिकर्षण बल की वजह से ये दोनों फ्लोरीन क्या होते हैं, दूर दूर हटना चाहते हैं। दूर दूर हटेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये जो बंध है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा और आसानी से टूट जाएगा। तो यही वजह है F2 जो होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, और I2 जो होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि I2 में यानी आयोडीन जो होंगे उनके पास में जो लोन पेयर होते हैं उनके बीच की दूरी अधिक होगी। अधिक दूरी होगी तो प्रतिकर्षण बल कम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट नोट, आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अतः RI बनाने के लिए HNO3 या HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं।
मतलब क्या है कि यदि हमें आर आई यानी एल्किल आयोडाइड बनाना है, यानी हमें एल्केन की रिएक्शन I2 से करवानी है, CH4 है और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, I2 से करवानी है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा CH3I और प्लस HI बनेगा, ये होगी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है कि आयोडीन के साथ में होने वाली ये अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय। तो जैसे ये बनेगा तो यहाँ पर CH3I और HI एक दूसरे से रिएक्शन करके पहले वाला जो अपने पास में उत्पाद है, यौगिक है, उसको बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है कि यदि हमें आयोडीन के साथ में रिएक्शन करा के एल्किल आयोडाइड बनाना चाह रहे हैं तो हमें ऑक्सीकारक उपयोग में लेने होते हैं, HNO3HI होते हैं। देखो आगे नोट, यदि एल्किन की रिएक्शन आयोडीन के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है। तो देखो एल्केन जैसे कि वही मैथिन ले लेते हैं CH4 और इसकी रिएक्शन I2 से करवा रहे हैं। ठीक है, I2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया और ये बना लेगा CH3I, और जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है वो I के समय में क्या बना लेगा, HI बना लेगा। तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि I2 के साथ में होने वाली अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ उत्पाद बना है ये वापस से एक दूसरे से अभिक्रिया करके पहले वाले यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, यानी इस अभिक्रिया को विपरीत दिशा में जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीकारकों का उपयोग करते हैं। और ऑक्सीकारक के रूप में हम किसका यूज करते हैं, हम HNO3 या HiO3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, तो ये जो HNO3 और HiO3 है वह रिएक्शन में जो HI बनेगा उसे तुरंत किसमें चेंज कर देंगे, I2 में चेंज कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा, जिससे अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं जाएगी और अभिक्रिया जो है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, जैसे कि HI बना और ऑक्सीकारक आपने HiO3 ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने संतुलित करने के लिए 5 लगा दिया। तो इस रिएक्शन में जो हमारे I है, आयोडाइड है, वो तो किस में चेंज हो जाएगा, I2 में। अब कितने I हैं आपके पास, 5 और एक इधर है तो हो गए 6, तो कितने I2 बन जाएंगे, 3I2। तो इस प्रकार से आयोडाइड आयोडीन में बदल जाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 बना लेंगे। तो 5 हाइड्रोजन ये, 6 ये रहे और 3 ऑक्सीजन यहाँ, ये मिलकर के बना लेंगे 3H2। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। HI जो है वो I2 में बदल जाता है, जिससे अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं जाती और हमारा एल्किल आयोडाइड बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ कंप्लीट होती हैं।